पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन कह रहा है या फिर पूछ रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है भारतीय संविधान में वो है दल बदल विरोधी कानून से। ये इसलिए क्वेश्चन बराबर न्यूज में रहती है। ये बात अलग है कि ये क्वेश्चन 1996 में पूछी गई है। ये इसलिए क्योंकि बराबर दल बदलू सब दल बदल करते रहते हैं, तो ये बराबर जो है वो न्यूज में रहते हैं। ये नेताओं के घटनाओं के कारण जो नेताएं इधर से उधर बैठते हैं ना, बदलू आप तो पता ही होगा, तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उन सबको थोड़ा सीमा में लाने के लिए जो है यह अनुसूची जो है वो न्यूज़ में रहती है। तो 10वीं अनुसूची बराबर ये आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। और आई होप कि इसे क्वेश्चन जो है पूछना लाजमी है, क्योंकि ये छोटी सी टॉपिक है और इसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। इन शॉर्ट कहूँ तो 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान में 1985 में जोड़ा गया। कौन सा अमेंडमेंट या फिर कह सकते हैं कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नाउ अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि सुधार जो है वो किससे संबंधी है। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य का विषय है, तो इसलिए यह जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो आती है। याद रखिएगा, जिसका नियंत्रण जो है वो केंद्र के अंतर्गत होती है तो वो केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। जिसका नियंत्रण जो है राज्य के अंतर्गत होती है तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और जिस पे नियंत्रण दोनों का होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, तो उसका जो संबंध होता है वो होता है समवर्ती सूची से। और एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसी ये सूची वाली विषय है, इसलिए हम इस टॉपिक को उठा लाए हैं। अब देखिए, जैसे कि अब इसमें यह है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। तो अगर मान ले एक विषय पे, एक ही सब्जेक्ट पे जो है दोनों है जो लॉ बना लेता है, कानून बना लेता है, और ये दोनों का कानून जो है एक दूसरे का टकराव पैदा कर देता है, तो इस सिचुएशन में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाई गई कानून है उसे मान्य दिया जाता है और राज्य द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य ठहरा दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। खैर, इस क्वेश्चन में भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इन ऑप्शन में से जो है वो ऐसा क्या है जिसके अंतर्गत जो है वो भारतीय नागरिकता आप नहीं प्राप्त कर सकते। लिखा है जन्म द्वारा, तो जन्म द्वारा जो है आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है देशीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा, इसके अंतर्गत भी जो है आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको प्राप्त हो जाता। अब किन किन के द्वारा जो है वो नागरिकता प्राप्त होगी, उसके तहत मैं अगर मैं बात करूं तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम निम्नलिखित तरीके से जो है वो प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता पहला तो है आपका जन्म के द्वारा, दूसरा है देशीकरण के द्वारा, तीसरा है किसी भूभाग में या फिर किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। मतलब मान लीजिए कि भारत के आस पड़ोस वाले कोई ऐसी भूमि का टुकड़ा है जो भारत या तो किसी देश इसको दे देता है भारत को, या फिर भारत परचेज कर लेता है, या भारत युद्ध में जीत जाता है। ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिक इस भूभाग पे रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। और चौथा है रजिस्ट्री के द्वारा जो है आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं होती। अब यहाँ पे नागरिकता संशोधन कानून जो है वो कब प्राप्त किया गया था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून जो है यह पारित हुई थी 11 दिसंबर 2019 को। ये क्वेश्चन जो है वो करंट से क्वेश्चन पूछ लिया था उस समय के अकॉर्डिंग।
तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया व उसी तिथि को लोकसभा से पारित भी कर दिया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी भी प्रदान कर दी और यह विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाती है। हमने आपसे बात किया था कि कोई भी कानून को विधेयक बनने से पहले राष्ट्रपति की सिग्नेचर होना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का मतलब जो है वह क्या होता है। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र जो है वो विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य जो है इसका अर्थ होता है। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखूं तो विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का तात्पर्य सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र होता है। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है वह दी गई है। तो यह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसका एक्सप्लेनेशन में अगर देखूं तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपने इन शक्तियों के प्रयोग में 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। पहला है आपका परमादेश, परमजोर आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्ष, उत्प्रेषण और फिर प्रतिषेध। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक जो है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, और यह भाग 3 में आता है और वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अभी 6 हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है वो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो है यह है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि प्रेस की स्वतंत्रता से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, क्योंकि अभी आप करंट सिचुएशन में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो किसी न किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से भी यह न्यूज़ में बना रहता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19(1) क जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। हमने अभी पिछले वीडियो में ही पिछले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है, तो वही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रिपीटेड है। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। 44वें संविधान संशोधन 1978, याद रखिएगा 78 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या फिर कह सकते हैं कानून अधिकार जो है वह बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो अधिकार पक्ष को जो है वो पोस्टमार्टम भी
कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार पक्ष को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय जो है वो लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। ठीक है, अगला जो हम बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन की हम बात करेंगे वह है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है वह वर्णित है किसमें? तो डीपीएसपी में। एक कल्याणकारी राज्य की जब बात करें तो आप आंख बंद करके डीपीएसपी को आप टिक मारेंगे और वो क्वेश्चन आपका सही होगा, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य में राज्य के आदर्श राज्य के नीति तत्वों में वर्णित होती है, और ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानून के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पे एक मिस्टेक को सुधार करना चाहूँगा कि एक कल्याणकारी राज्य का जो क्वेश्चन मैंने आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके ही आपको डीपीएसपी में टिक लगाना है। मैं वैसे ही कह दिया आंख बंद करके। खैर, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की जो बात की गई है, तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। क्योंकि इसके पीछे का जो बात है वो आप एक्सप्लेनेशन में देखिए कि राज्य के नीति सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। जबकि मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन होता है तो आप दरवाज़ा खटखटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी जो है वो देती है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, तो 42वें संविधान के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को शामिल भी किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 10 थी, लेकिन वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ करके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, और मौलिक कर्तव्य को आचार आदेशों के नाम से भी जो है वह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही जो हमारा मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है, क्योंकि सरकारी जो भी संस्थाएं होती हैं उसकी भी सुरक्षा करना हमारी बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं। उन सभी कर्तव्यों में से एक कर्तव्य ये भी है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद जो है 51 क व में जो है वो शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो संसद का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा है। आपको पता होगा कि लोकसभा,
राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, ये भी तीनों जो हैं वो आते हैं। संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद में बैठता है। राष्ट्रपति थोड़ी ना संसद में बैठता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन ही इसका सही होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। संसद में वोट दे सकता है, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के संसद का निर्माण करता है और इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियां एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। संसदीय सरकार का कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का जो है सो वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कभी भी आपने देखा है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें आम जनता भाग लेती है? तो नहीं लेती, तो प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगी? तो ये ऑप्शन गलत है। एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा, ये तो सही है। अनुपातिक मत प्रणाली, खुला बैलेट पेपर के द्वारा भी, तो यहाँ पर एकल हस्तांतरित प्रणाली के द्वारा भी होता है, अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा भी होता है, खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा जो है ये नहीं होता। तो अगर आप बात करें अनुच्छेद 55(3) के अनुसार, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहाँ पे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है वह सौंपा जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को उस अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। वो जो निश्चय कर देगा वही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये तो गलत है। लोकसभा के द्वारा, ये भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी गलत है। संसद द्वारा, बिल्कुल संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित, अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो उपबंध रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से उनको पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति ही जो है कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं 53(1) के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार जो है वह कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो हैं वो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो हैं वो होते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। हमने ये पॉइंट जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उसे हथियारबंद विद्रोह का आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी तीनों के आधार पर। तो ये तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है? तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो पहला तो गलत ही होगा। अगला है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी जो है वो नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका मुखिया तो आपको कहीं ना कहीं देखेंगे तो मुख्य से होता है, और गवर्नर जो है राज्यपाल, वही चाहेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगे, क्योंकि वही राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय शासन राष्ट्रपति या फिर गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर ही जो है लागू की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। जस्ट अ सेकेंड।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, क्या नहीं देता? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ये तो अधिकार देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति, हाँ, तो राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इसकी नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है, राज्य में राज्यपाल के पास है। इसलिए ये जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, ना कि राष्ट्रपति को। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, किसको? राष्ट्रपति की बात चल रही है और वो अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। और कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो क्षमादान का अधिकार उनको प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आपातकाल की घोषणा करना ये भी है, अध्यादेश जारी करना यह भी जो है उनको अधिकार प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रति सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं, राष्ट्रपति के पास उसे हटाने का अधिकार नहीं, लेकिन संसद में है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो कौन थे? तो आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, अच्छा पहला राष्ट्रपति राज्य बताया किस राज्य से थे? तो वो बिहार से थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहार से थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, यह सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है, क्योंकि संसद के प्रतिनिधि के द्वारा होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह बात भी सही है। तीसरा आंसर जो है ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो स्टेटमेंट में देख लेता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है वह किया जाता है। ये जो हम पहले भी इसके बारे में देख लिए हैं। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वह राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, ये हमने देख ही लिया। अनुच्छेद हमने बहुत डिस्कस कर ही लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? तो केंद्र सरकार का जो है वो मुख्य होता है। प्रधानमंत्री का टॉपिक पहली बार आई है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन भी। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है और इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता ही होते हैं और अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय में राष्ट्रपति को सूचित करे और जानकारी जो है वह राष्ट्रपति मांगे वह उनको दे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, ये बार बार फंस क्यों जा रहा है? संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री जो हैं उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी, संघीय मंत्रिमंडल की बात करें तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, राज्यसभा के नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंत्री परिषद की बात हो रही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार जो है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो हैं उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं, अभी हमने बात किया है। मंत्री परिषद उत्तरदायी होते किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा इसमें तो दिया ही नहीं है, तो इस वजह से जो है ये ऑप्शन इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो छोड़ देते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका ... किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन जो है वो रह करके कार्य करती है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है। तो विधायिका सरकार की संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वह सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाब होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाब होती है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती हैं। तो शासन प्रणाली में सामान्यतः दो पद्धति होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को जो है वो अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते। तो इसलिए विकल्प जो है इसका ई ऑप्शन है, क्योंकि एक से ज़्यादा जो है वो इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के प्रति जो है वो जवाबदेह होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं अतः वे भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ प्रयोग हुआ है। तो अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित कर दे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श जो है वो देता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो उसको आदेश देता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता वो व्यक्ति रखते हैं और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये अपना पद जो है वो धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह नियुक्त किए जाते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन जो है जो परामर्श देता है। तो कानून विषय पर अभी हमने देखा है कि एडवोकेट जनरल जो हैं वो जो है उनको परामर्श देते हैं। अगला है आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष जो है वो हुआ था। तो 1956 में जो है पहली बार जो है यह हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है वो पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान जो है वह किया गया था। लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता भी जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में चुनाव के प्रति तो 25 वर्ष जो है वो होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25 वर्ष है न्यूनतम। लोकसभा
सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र सीमा, तो संसद सदस्य बनने के लिए भी जो है वो 25 वर्ष ही निर्धारित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, तो वैधता के 1/3, वैधता के 1/4, वैधता के 1/5, वैधता के 1/6 जो अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो मतलब 1/6 जो है वो हो जाएगा 1/6। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत जो है वो खो बैठता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था, और यह निर्धारण जो है वो किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक जो है यह यथावत रहेगा, क्योंकि इसका डेडलाइन भी आ गया था, लेकिन फिर से इसको बढ़ा करके आगे कर दिया गया, क्योंकि 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा सन 81(3) के परंतु के संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक जो है संशोधित किया गया था। तब तक स्थान निर्धारित करने के लिए 1971 की जनगणना भी आधार वर्ष माना जाएगा, मतलब अगली लोकसभा में जो है अलग होगी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव तो हो रही है। अगला है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है, मतलब वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन जो है निर्धारित है, तो 1971 की जनगणना पर अभी हमने देखा है। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या जो है वो अत्यधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित राज्यों की बात करें, इसी राज्य में से आपको चुनना था। तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168, 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर के बनेगी। वर्तमान भारत में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 30 की है, जबकि राज्यों में सिक्किम जो है उसके पास सबसे कम है और जिसमें 32 है, और इसके साथ सबसे बड़ी विधानसभा वाला तो उत्तर प्रदेश है जिसमें 403 है। उपयुक्त विषयों में अरुणाचल प्रदेश 60 वाले हैं, मेघालय भी 60 पे हैं, मणिपुर भी 60 है, एक संस्था एक समान कहता हिमाचल प्रदेश 68 की संख्या अधिक है, अतः अविश उत्तर विकल्प में बी जो है उसका सही आंसर था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य जो हैं वो मनोनीत करने का शक्ति जो है वो किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो आंग्ल समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार जो है वह दिया गया था, लेकिन अब जो है ये नियुक्त नहीं की जाती, क्योंकि अब वो हटा दिया गया है, अब ये पोस्ट खाली ही रहती है। तो प्रश्नकाल में अनुच्छेद 231, तो इसमें कौन चूज करते थे? तो भारत के राष्ट्रपति। तो प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को जो है वो नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब इसे जो है निष्प्रभावी बना दिया गया, मतलब अब कोई आंग्ल भारतीय जो है व्यक्ति संसद में राष्ट्रपति जी के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, और राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में चुने जाते हैं अभी भी 12 सदस्य राज्यसभा में, लोकसभा में अब एक भी नहीं, 2 था पहले। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330(1) ख में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा गौ में असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वह लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो कैसे जो है वो भंग किया जा सकता है?
पहला है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा सदस्यों द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। उपयुक्त आंसर यही होगा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है यह होता है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसा किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देखिएगा कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अब हम जाते हैं राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र दे देने। और जब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो ऑटोमेटिक जो है वो सारे भंग हो जाएंगे। तो लोकसभा को, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और मंत्रिपरिषद का पहले प्रधानमंत्री। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र जो हैं वह बुलाए जाते हैं एक वर्ष में। तो एक वर्ष में 2 जो हैं वो बुलाए जाते हैं प्रत्येक 6 मास पर। कम से कम हम बात कर रहे हैं, अधिकतम भी इसमें अधिकतम भी जो है बुलाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा में सबसे अत्यधिक जो है वो भेजता है। बिहार जो है वो 40 भेजता है। ठीक है। और यहीं पे आप देखिए कि मध्य प्रदेश 29 भेजता है, पश्चिम बंगाल 42 भेजता है, उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधि जो है वह भेजता है। कहाँ पे? तो लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे व तीसरे स्थान पर आते हैं। तो बिहार व महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधि का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे व तीसरे दर्जे पे हैं, तो उत्तर प्रदेश 80 पे हैं, वहीं पे महाराष्ट्र जो है वो 48 पे है। तो पहले तो यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि दूसरे तीसरे पे, तो दूसरे वाले पे तो महाराष्ट्र आएगा और तीसरे वाले पे बिहार आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो भेजता है 48 प्रतिनिधि को, अब बिहार सिर्फ और सिर्फ 40 को भेजता है, जिस वजह से बिहार इधर आना चाहिए, महाराष्ट्र इधर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाता। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है। लेकिन देखे जाए तो बिहार, महाराष्ट्र के पास अगर 48 सीट हैं, 48 सीट है, तो पश्चिम बंगाल के पास 42 सीट है और बिहार के पास सिर्फ 40 सीट है। तो उसके अनुसार तो पहला होना चाहिए उत्तर प्रदेश, दूसरा होना चाहिए आपका महाराष्ट्र, तीसरा होना चाहिए पश्चिम बंगाल, चौथा होना चाहिए आपका बिहार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, क्योंकि 51 से ही ये शुरुआत में आ गई थी, 52 तक जो है वो आम चुनाव चली थी। अगला है कि देखिए यहाँ पे लोकसभा का आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से, मैंने कहा ना 51 से शुरू हो गई थी और ये 52 तक हुआ था, फरवरी 51 में हो गया था। और यह चुनाव में कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को जो है वो हुआ था। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है सो निम्नांकित में से किस आधार पर जो है वो किया जाता है। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर जो है वो किया जाता है। तो राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है या दिया गया है। इस प्रकार राज्य में राज्यसभा कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन जो है हमने टॉपिक जो है पहले हमने डिस्कस कर चुके थे, इस वजह से इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि जो है इसका विघटन ही नहीं किया जाता, इसलिए जो है इसका अस्थाई सदन कहते हैं। और राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है वह किसे प्राप्त है? तो किसी को प्राप्त ही नहीं है ना, वो भंग ही नहीं होगी।
अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्ति को जो है वो मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्य में 12 मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होती हैं, उन्हें को ये नियुक्त करते हैं। अगला है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। अगला है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है वो कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिल करके जो है लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए, लोकसभा, इसमें एक्सप्लेनेशन में देखूँ तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला हैं तथा उपाध्यक्ष के पद पर एम थन्वी दुरई जो हैं वो आपके थे, लेकिन 2014 से 2019 तक जो है पश्चात ये सीट जो है वो रिक्त थी। तो 1900, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होना चाहिए वो होना चाहिए 6 महीनों की, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ष में 2 बार कम से कम की जाती है, तो 6 महीने जो है वो आपको वहाँ पर डिसाइड किया गया है, अधिकतम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक में 6 मास का अंतर होता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 2 जो है वो बैठक होती है। अगला है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? वह दिन जब संसद का कोई कार्य नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, फिर प्रश्न प्रस्ताव, प्रश्न वगैरह भी जो है उसमें बीच में आ जाती हैं। तो अगला इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रश्नकाल और सभा पटल पर पद पर रखे जाने वाले तत्काल पश्चात तक किसी सूचीबद्ध कार्य की सभा शुरू करने से पहले समय व लोकप्रिय नाम शून्यकाल है, चूँकि माध्यम 12 बजे शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। और लोकसभा के कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा के उठाना चाहते हैं उनके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। साथ सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है और संसदीय प्रतिक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है वो नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रतियोजित व्यक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर जो है वो समिति से, क्योंकि संसद के अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट जो है वो देती है। अगला है कि आम आदमी पार्टी जो है वह क्या है? तो निर्वाचित आयोग निर्वाचित के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उसकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान होता है। अतः दलों में केवल पंजीकृत गैर मानचित दलों को घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहला है कि यदि उस दल ने राज्य के विधानसभा में आम चुनाव में उस राज्य से चुने हुए वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसे संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा उसके अतिरिक्त उससे संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य स्थानों का 3% या फिर 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो। चौथा है कि यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक सीटों के अनुपात में कम से कम 1 सीट जैसे जीती लोकसभा में चुनाव में उस संबंधी राज्यों में ऐसे विभाजन में कम से कम इतनी प्राप्त सीट जो है वो होती हो। अगला है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो जो है सो संसद में आयोजित होता है, इसमें कुट में अपना उत्तर जो है चुने। तो लोकसभा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। ये जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित की जाती है जब किसी विधेयक पर विचार करने के पारित करने में दोनों सदनों में जो है मतभेद होती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है वो सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली है। दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य जो है वह बनाया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम एक राज्य बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य जो है भारत का बनाया गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का जो है वनांचल राज्य बनाना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिक को समाप्त करके। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनाना जो है वो संसद के प्रावधानों का संबंध है, न कि निम्न वर्णित स्टेटमेंट में। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया था के अध्यक्ष कौन थे? तो MSN जो है वेंकट चलैया थे उस समय। संविधान समीक्षा आयोग का गठन जो है फरवरी 2000 ईस्वी में किया गया था और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को जो है पेश किया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? स्थापना हुई थी तो 1950 की संसद के अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन द्वारा, भारतीय सरकार के अधिनियम 1953 के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसमें भारतीय संविधान जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 24 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में संख्या जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी और संसद के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 56 में अधिनियमित करके इस संख्या को बढ़ा करके 10 कर दिया गया। 1960 में बढ़ा करके 13, 1967 में 17, 86 में 25, 2008 में 30, 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त करा दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? इसमें जो दिया है वो तो है ही नहीं क्योंकि उस समय की बात है, 92-93 की बात है और अभी जो स्वीकृत है वो हमने यहाँ पर देख ही लिया है। सेक्शनल स्ट्रेंथ की बात कर रही है। अगला है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो किसके पास है? तो संसद के पास जो ये अधिकार है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो वो तो 65 वर्ष जो है वो निर्धारित किए गए हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो राष्ट्रपति जी को जो है वो त्यागपत्र लिख कर दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है? इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 24 से लेकर के 47 तक उच्चतम न्यायालय की गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
अगला है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली जो है वो किस पे आधारित है? संविधान पे। भारत का न्यायिक प्रणाली संविधान पे, नियत कानून की उचित प्रक्रिया से, परंपरा से, कानूनों के द्वारा जो है। उसके बाद भारतीय न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून, स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर जो है वो आधारित होती है। तो ये भी इसका आंसर होगा, ये भी इसका आंसर होगा। इसके तौर पर आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ई पे ही आप जाओगे, ठीक है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे भी जो है इसका आंसर होगा। 3 ऑप्शन जो है इसके सही है। अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार है कार्यवाही अध्यक्ष में संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक तो है वो राज्यपाल ही होते हैं राज्य में। तो संविधान के अनुच्छेद 54(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है वो करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा, ये सही है। तो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से बढ़ाकर 67 तक जो बात करें तो कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता, जिसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद प्रदान करते हैं और इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधन करके अपना त्यागपत्र भी जो है वह दे सकते हैं।